गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर। इससे पहले के चैप्टर जो इंडिपेंडेंस हैं, प्रायर इंडिपेंडेंस इकोनॉमी की कंडीशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमी की कंडीशन, वो सब आपने पढ़ लिया होगा, वो कंप्लीट हो ही गया होगा, कर ही लिया होगा आप लोगों ने। ये वाला चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि 1990 के बाद की इंडिया की कहानी क्या रही इकोनॉमी की, और किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी जो है ग्रो करी है। 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कैसे आया, क्या हुआ और कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो करी, वो सब अब हम देखेंगे। लेकिन ये देखने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि इसमें मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और आपको उसकी मीनिंग को समझाऊंगा, और ये आई थिंक बेस्ट वे रहेगा, क्योंकि MCQs कहाँ से बना करके देगा CBSE बोर्ड में या वो कुछ पता नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता जाऊंगा। इससे आपका कंसंट्रेशन भी होगा, आप इधर उधर मूव नहीं करेंगे, आप बस देखते जाइए और मैं आपको समझाता चला जाऊंगा कि क्या कैसे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं सबसे पहले, यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर that since independence India followed the mixed economy framework by combining the advantages of the capitalist economic system with those of the socialist economic system। आपको ये पता है ही कि अब तक आपने पढ़ ही लिया है इतना कि ये आपको समझ में आ गया है कि जब से इंडिया हमारी इंडिपेंडेंस के बाद से मिक्स्ड इकोनॉमी को ही हमारे इंडिया ने क्या किया, फॉलो किया है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को मिला दिया जाए। ठीक है, इस पे और मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि आप ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट जानते होंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमिक कंडीशंस का मिक्सचर है। तो सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट ओवर द ईयर्स दिस पॉलिसी रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ रूल्स एंड लॉज which were aimed at controlling and regulating the economy ended up instead in hampering the process of growth and development। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि भाई इतने रूल्स और लॉज बना दिए गए कि जो कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को क्या करते थे, हैम्पर करते थे, उसको कंट्रोल करते थे, रोकते थे। ठीक है, अदर्स स्टेट, अब और स्कॉलर्स क्या कहते हैं, others state that India, which started its development path from near stagnation, has since been able to achieve growth in savings, developed a diversified industrial sector which produce a variety of goods, and has experienced a sustained expansion of agricultural output which has ensured food security। कुछ स्कॉलर्स के बारे में अभी हमने पढ़ा। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि भाई हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो पहले रुकी हुई थी, अब वो धीरे धीरे क्या करने लगी है, ग्रो करने लगी, क्योंकि वहाँ पे सेविंग्स होनी शुरू हो गई हैं, लोग सेविंग करना शुरू कर दिए हैं, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर आ चुका है जो कि काफ़ी कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, वैरायटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो भी हमारा एक्सपैंड ही कर रहा है। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। कुछ ने तो ये कहा, in 1991 India met with an economic crisis relating to its external debt। The government was not able to make repayments on its borrowings from abroad। होता क्या है कि गवर्नमेंट फॉरेन से ना पैसा लेती है, जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो पैसा लेती है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि 1991 में एक क्राइसिस आई, एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई, जिसकी वजह से इंडिया ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने बोरो किया, पैसा लिया बाहर से। ठीक है, उधार के रूप में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच वी जनरली मेंटेन टू इम्पोर्ट पेट्रोल एंड अदर इम्पोर्टेंट आइटम्स ड्रॉप्ड टू लेवल्स दैट वर नॉट सफिशेंट फॉर इवन अ फोर्टनाइट। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व गवर्नमेंट क्या करती है, बना करके रखती है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए क्या चीज़ इंपोर्ट करने के लिए, पेट्रोल वगैरह इंपोर्ट करने के लिए, बाहर से लेकर के आने के लिए वो क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बना करके रखती है, फिर उसी में से वो पैसा निकाल के देती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है क्या, उसमें डॉलर्स वगैरह को वो क्या करती है, करेंसी, अदर कंट्रीज़ की जो करेंसीज है उनको सेव करके रखती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फिर उसी का वो पेमेंट वगैरह करती है उसी से। तो द क्राइसिस वाज फर्दर कंपाउंडेड
बाय राइजिंग प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स। क्राइसिस क्या हुआ कि और भी बढ़ता चला गया। अभी हमने ऊपर क्राइसिस की बात की थी, क्राइसिस और भी बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि प्राइसेस राइज कर रहे थे गुड्स के। ऑल दीज लेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसी। इसी की वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, एक नई सेट ऑफ पॉलिसी लेकर के आनी पड़ी, मेजर्स विच चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ आवर डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज़, जिसने हमारी जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज़ की जो डायरेक्शंस थी उसको इसने चेंज कर दिया। यानी कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाने के लिए गवर्नमेंट मजबूर हो गई कि भैया अब हम, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमी थी उसका डायरेक्शन चेंज हुआ थोड़ा सा डेवलपमेंट में। तो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द क्राइसिस, मेजर्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे, बैकग्राउंड समझेंगे क्राइसिस का, कि क्या बैकग्राउंड था, किस वजह से क्राइसिस आया था। ठीक है। मेजर्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड एंड देयर इम्पैक्ट, और कौन से ऐसे मेजर्स गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए उस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, कौन से ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। और उन स्टेप्स का हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर वो क्राइसिस आया कैसे था। तो चलिए सबसे पहले क्राइसिस के बारे में देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1980s। जो ओरिजिन था ना फाइनेंशियल क्राइसिस का, वो कैसे आया, वो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के थ्रू आया। यानी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में मैनेजमेंट ही अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा था, लोग मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे सही तरीके से। ठीक है। वी नो दैट फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज एंड इट्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट जनरेट्स फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज टैक्सेशन। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई, जिससे कि वो उन्होंने ये देखा कि भाई हमारा टैक्सेशन को हम थोड़ा सा, क्योंकि टैक्सेशन से ही पैसा कमाती है गवर्नमेंट, टैक्सेशन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं। तो रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर, अब उसके बाद है रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एट्सेट्रा, कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उससे रिलेटेड हम पॉलिसी बना लेते हैं कि किस तरीके से हमारी पॉलिसी रहेगी। ये सब काम गवर्नमेंट ने किया। ठीक है। When expenditure is more than income, the government borrows to finance the deficit from banks and also from people with the country and from international financial institutions। अब आप खुद भी सोचिए, जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, लोन लोगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट की जब एक्सपेंडिचर बढ़ने लगे और उनकी इनकम कम होने लगी, यानी कि उनके पास पैसे कम थे और एक्सपेंडिचर उनके बढ़ते चले गए, तो उस डेफिसिट को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, बैंक वगैरह से लोन लिया। ठीक है। लोन लेना शुरू किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना शुरू किया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं, वो पैसा देती हैं उधार पर, तो उनसे पैसा लेना शुरू किया। When we import goods like petroleum, we pay in dollars which we earn from our export। और इसी तरीके से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, जब भारत ने क्या किया, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने जब भी पेट्रोलियम वगैरह को परचेज़ किया तो उसका पेमेंट उन्होंने डॉलर से किया, जो वो डॉलर से पेमेंट किया जो उन्होंने एक्सपोर्ट करने में अर्न किया था। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो फिर आपको क्या होगा, कोई चीज़ आप बाहर बेचोगे तो आपको पेमेंट मिलेगी, और पेमेंट डॉलर में जब मिलती है तो उसको वो क्या करते थे, सेव कर लेते थे। और जब वो पेट्रोलियम खरीदते थे तो वही डॉलर का पेमेंट करते थे। क्योंकि इंडियन रुपी तो इंटरनेशनल मार्केट में चलता नहीं है, हमें डॉलर में कन्वर्ट करके ही देना पड़ेगा, तो डॉलर में पेमेंट करते थे। तो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ रिक्वायर्ड दैट इवन दो द रेवेन्यूज़ वर वेरी लो, द गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ रिक्वायर्ड दैट इवन दो द रेवेन्यूज़ वर वेरी लो। आपको ये पता है कि डेवलपमेंट तो तभी होगा जब रेवेन्यू हमारे पास ज़्यादा होगा, पैसा जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होगा तभी तो डेवलपमेंट होगा। अब हुआ क्या कि रेवेन्यू उनके पास कम थी। ठीक है। अब द गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट चैलेंजेस। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे
जिससे कि अपने रेवेन्यू को वो यूटिलाइज़ कर सके कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने में, पॉवर्टी को ख़त्म करने में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने में। द कंटिन्यूड स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। बार बार इन सब पे खर्चा अगर ये करते रहेंगे तो फिर एडिशनल रेवेन्यू तो गवर्नमेंट को होने ही वाली नहीं है, क्योंकि ये तो खर्चे ही हैं सारे के सारे, अनएम्प्लॉयमेंट पर, पॉपुलेशन पर, पॉवर्टी पर। मोर ओवर, इसके बाद भी क्या हुआ, द गवर्नमेंट was not able to generate sufficiently from internal sources such as taxation। गवर्नमेंट, इसके बाद भी गवर्नमेंट क्या हुआ कि फ़ंड अच्छी तरीके से वो जनरेट नहीं कर पाई, और इनका इंटरनल सोर्सेज था टैक्सेशन से ये पैसे कमाते थे, वो अच्छी तरीके से जनरेट नहीं कर पाए क्योंकि उससे ज़्यादा तो उनको खर्चा करना पड़ता था। When the government was spending a large share of its income on areas which do not provide immediate returns, such as the social sector and defense, there was a need to utilize the rest of its revenue in a highly efficient manner। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई अगर हम ऐसे ही सोसाइटी में ही पैसा खर्च करते रहेंगे तो इससे तो हमारी कोई अर्निंग होगी नहीं, और जब तक हमारे पास कोई प्लस अर्निंग नहीं होगी तब तक हम ग्रो कैसे करेंगे, है ना। तो उन्होंने और भी जो उनके पास पैसे रेवेन्यू बचे हुए थे, यानी जो उनके पास रेवेन्यू थे उसको हाईली एफिशिएंट मैनर में उन्होंने और यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया, लगाना शुरू कर दिया। तो द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स was also not very high to meet the growing expenditure। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपने 11th में बिजनेस में पढ़ा ही था, ठीक है, यानी गवर्नमेंट की कंपनीज वगैरह, उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया था, उसमें जो एक्सपेंडिचर किया गया था वो भी इतना ज़्यादा था कि उसमें अर्निंग इतनी कोई खास नहीं हो रही थी, जबकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा था। एट टाइम्स आवर फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज़ एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब हमें क्या करना पड़ा, हमें अदर कंट्रीज़ या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना पड़ा उधार, ठीक है। तो वाज स्पेंट ऑन मीटिंग कंजप्शन नीड्स, जिससे कि हमारी कंजप्शन नीड को हम क्या कर सकें, फुलफ़िल कर सकें, वही उधार लेकर के फिर हम अपने कंजप्शन नीड को ही पूरा करते रहें। जब तक हम अपनी नीड को ही पूरा करते रहेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपकी फैमिली है, आप सिर्फ उतना ही पैसा कमा रहे हैं जितना आप खा जी सकते हैं, तो क्या आप ग्रो कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छे मकान में रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जितना कमा रहे हो उतना तो आप खा डाल रहे हैं। वही चीज़ गवर्नमेंट का था, जितना पैसा उस गवर्नमेंट के पास आता था वो सारा का सारा ऐसे ही खर्च हो जाता था। अब ऐसे ही जब खर्च हो जाता था तो फिर वो डेवलपमेंट का तो वर्क कर ही नहीं पा रही थी। नीदर वॉज एन अटेम्प्ट मेड टू रिड्यूस सच profligate spending, nor sufficient attention was given to boost exports to pay for the growing imports। यानी कि अब neither was an attempt made to reduce profligate spending, nor sufficient attention was given to boost exports। यानी कि एक तो स्पेंडिंग को भी कम नहीं किया, दूसरा एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा नहीं दिया। भाई जितना ज़्यादा आप अपने खर्चे, स्पेंडिंग को आप कम नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट को आप बढ़ा नहीं रहे। एक्सपोर्ट आप अगर बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो खूब सारा पैसा आपके पास आएगा, डॉलर्स आएंगे, लेकिन एक्सपोर्ट भी आप नहीं बढ़ा रहे, ठीक है, ये दोनों ही चीज़ नहीं हो रही थी। In the late 1980s, government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that meeting the expenditure through borrowings became unsustainable। 1980s में इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर वगैरह हो गए, रेवेन्यू कम हुआ, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ। प्राइसेस ऑफ मेनी इसेंशियल गुड्स रोज शार्पली, और जिसकी वजह से प्राइसेस भी खूब बढ़ने लगे इसेंशियल गुड्स के, जैसे आटा, दाल, चावल वगैरह के। तो इम्पोर्ट्स ग्रीव एट अ वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट, और इम्पोर्ट आपने ज़्यादा, इंडियन गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ज़्यादा करने लगे और एक्सपोर्ट कम करने लगे। एज पॉइंट आउट अर्लियर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइंड टू अ लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इम्पोर्ट्स फॉर मोर देन 2 वीक्स। अब क्या हुआ, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसे कि बताया गया पहले भी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डिक्लाइन, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन करने लगा टू अ लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इम्पोर्ट्स फॉर मोर देन 2 वीक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम 2 सप्ताह से ज़्यादा और इम्पोर्ट हम नहीं कर सकते थे, उसको फाइनेंस नहीं कर सकते थे, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा क्या होने लगा, कम होने लगा।
There was also not sufficient foreign exchange to pay the interest that needs to be paid to international lenders. अब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा भी नहीं था कि जो इंटरनेशनल लेवल से उन्होंने उधार लिया था उनका वो पेमेंट कर सकें, उनका इंटरेस्ट भी दे सकें. ऑल्सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वाज विलिंग टू लेंड टू इंडिया. और ऐसी कंडीशन में कोई भी इंटरनेशनल फंडर यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस में कोई भी तैयार नहीं हुआ कि वो क्या करे, इंडिया को फाइनेंस दे. ठीक है, तो इतनी सारी बातें अभी हम लोगों ने समझा. अब यहाँ पे थोड़ा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा ही और रह गया है तो आज का हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा. इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD. इंडिया ने IBRD को अप्रोच किया, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, जिनको हम लोग वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं. एंड IMF को भी अप्रोच किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, एंड रिसीव्ड $7 बिलियन एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस. अब यहाँ पे आपको MCQ आपका बन सकता है क्या, कहाँ से किनको अप्रोच किया, तो IBRD को किया, वर्ल्ड बैंक को किया, ठीक है, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक कहते हैं, और IMF को किया, और उन्होंने कितना दिया, 7 बिलियन दिया. यानी कि ये दोनों ही पॉइंट आपके MCQ में बन सकते हैं कि कितना लोन लिया गया था. तो 7 बिलियन का लोन लिया गया था एज अ लोन टू मैनेज द क्राइसिस को मैनेज करने के लिए. फॉर अवेलिंग द लोन these international agencies expected India to liberalize and open up the economy. यानी कि लोन देने के लिए इन इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने एक्सपेक्ट किया इंडिया से कि अपनी आप लिबरलाइज़ कीजिए और अपनी इकोनॉमी को आप क्या करिए, खोलिए, ओपन कीजिए, बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस आप लगा के रखे हुए उसको हटाते हुए अपनी इकोनॉमी की बाउंड्रीज़ को क्या कीजिए, ओपन कीजिए. ये आप लोगों ने प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन ये अपने 11th में भी पढ़ा था, याद होगा, कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया भी था. फिर क्या हुआ, रिड्यूस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज एंड रिमूव ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़. अब रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे एरियाज़ में जिसमें गवर्नमेंट का ही रोल था उसको कम कीजिए. इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा, किसने, वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, ठीक है, कि ये कम कीजिए. और एंड रिमूव ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, जो आपने बाउंडेशंस लगा रखी कि इसका हम नहीं करेंगे बिजनेस, या इसका प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, इसका सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर करेगा, हम बाहर से नहीं करेंगे, वो रिस्ट्रिक्शंस आप ख़त्म कीजिए बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कीजिए. इंडिया एग्रीड टू द कंडीशनलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF अनाउंस्ड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. अब इंडिया ने क्या किया, जितनी भी चीज़ें वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा था वो चीज़ एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाया. द NEP कंसिस्टेड ऑफ अ वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. NEP ने क्या किया, उसमें काफ़ी कुछ इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में उसमें कवर किया गया. द थ्रस्ट ऑफ द पॉलिसीज वाज टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी एंड रिमूविंग द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स. अब इसमें मेन ये था कि कॉम्पिटिटिव मार्केट को बनाना. दूसरी चीज़ ये कि जो बैरियर्स लगाए गए थे कि नई फर्म वगैरह को आने से और जाने से, वो सारी चीज़ें हटाई गई. दिस सेट ऑफ पॉलिसीज़ कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. इनको 2 ग्रुप में बांटा गया. इन्हीं सब पॉलिसीज़ को क्या, द स्टेबलाइजेशन मेज़र में, एंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेज़र के फॉर्म में. स्टेबलाइजेशन मेज़र में क्या हो गया, क्या आएगा, तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स. ये कैसे होते हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, इंटेंडेड टू करेक्ट सम ऑफ द वीकनेसेस दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल. यानी कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसको ये जो वीकनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको ये चीज़ क्या कहलाएगी, स्टेबलाइजेशन मेज़र कहलाएगा. ये आप इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट दूसरे पार्ट में आप पढ़ेंगे. इन सिंपल वर्ड्स, दिस मीन्स दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. इसका ये मतलब हुआ
कि अब हम अपने पूरे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको हम अच्छी तरीके से क्या करेंगे, मीट कर लेंगे एंड कीप द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल, और अपनी जो राइजिंग प्राइसेस हैं, जो गुड्स के प्राइस राइज कर रहे हैं उसको भी कंट्रोल कर लेंगे। ऑन दी अदर हैंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में क्या था तो देखते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज़ आर लॉन्ग टर्म मेजर्स, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स थे, aimed to improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness by removing the rigidities in various segment of the Indian economy। ये लॉन्ग टर्म था और जो रिस्ट्रिक्शंस इंडियन इकोनॉमी में लगे हुए थे कई सारी जगह पर, उनको ये रिमूव करने के लिए ही था ये भी। तो दी गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज़, गवर्नमेंट ने कुछ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज़ इसके अंडर में बनाया, विच फॉल अंडर 3 हेड्स, जो कि 3 कैटेगरी में आती हैं। एक तो आता है लिबरलाइजेशन, दूसरा आता है प्राइवेटाइजेशन एंड तीसरा आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों ही चीज़ें आती हैं इसके अंडर में। तो ये सब हम अब यहाँ तक तो हम लोगों ने ये देखा कि क्राइसिस क्या था और वो क्राइसिस को किस तरीके से हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो गवर्नमेंट ने 3 पॉलिसी लेकर क्या है, वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो अब ये पॉलिसीज़ कैसे कैसे काम की, क्या क्या हुआ इसके अंडर में, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। एक नहीं समझ में आई तो 1-2 बार और लेक्चर को, इसको बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ तक का।